हाय, दिस इज कोमल चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल एट द यूट्यूब चैनल JS65। और आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स से रहने वाला है। अभी हाल ही में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। नंबर 1 SSC CHSL और दूसरा SSC MTS। हमने दोनों ही एग्जाम्स का सिलेबस और नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट डेट्स, एग्जाम फी, सिलेबस सब डिस्कस किया है अलग अलग सेशन में, जहाँ पर हमने अपने चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट ऐड किया हुआ है, जहाँ पर आप अपकमिंग एग्जाम की नोटिफिकेशन और बहुत सारी जरूरी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, सो आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का है, तो हम यहाँ करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। जिनको कोई क्वेरी है SSC CHSL या MTS के सिलेबस से संबंधित, जाके डिस्कस कर सकते हैं। और GS365@u यह टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। और जो PDF है डेली बेसिस की करंट अफेयर्स की या फाउंडेशन बैच की, या फिर जो नोटिफिकेशन आता है वो नोटिफिकेशन की ऑफिशियल PDF शेयर की जाती है, तो आप जुड़ सकते हैं और जरूर चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले हम देखेंगे कि आज की इंपॉर्टेंट खबर क्या क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट खबर है कि त्रिपुरा आधिकारिक तौर पर पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, जानेंगे क्या इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा स्टैटिक पार्ट इस न्यूज़ में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सार्वजनिक प्रणालियों में खराब डेटा गुणवत्ता की रिपोर्ट द्वारा एक दीर्घकालिक चुनौती के रूप में पहचाना गया है। यानी सार्वजनिक प्रणाली में जो डेटा है वो खराब होता है, इसको एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, समझेंगे इसको लेकर भी। फिर एक न्यूज़ है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे ने रथ यात्रा के लिए ECOR यात्रा ऐप लॉन्च किया है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और मध्य क्षेत्र परिषद का अभी क्या हुआ है, बैठक हुई है, ये देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है एशिया डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है बाजार कंज्यूमर केयर ने नवीन पांडे को, किसको, नवीन पांडे को प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 41 साल बाद एक्सियोम मिशन के तहत कहाँ गए हैं, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँचने वाले पहले भारतीय बने हैं। खेल, नीरज चोपड़ा, खेल संबंधित एक न्यूज़ है। नीरज चोपड़ा ने ओटावा गोल्डन फाइनल में क्या जीता है, गोल्ड जीता है जेवलिन थ्रो में। ठीक है, तो आज की ये न्यूज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इनके स्टैटिक पार्ट को भी समझेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ से देखेंगे। देखो, फर्स्ट न्यूज़ क्या है कि त्रिपुरा ने आधिकारिक तौर पर पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो थर्ड स्टेट बना है, तो फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। तो इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला पहला राज्य था मिजोरम और दूसरा राज्य था गोवा। दोनों ही स्टेट आज की तरह हमने कवर किए थे। यह उपलब्धि जो आज त्रिपुरा ने प्राप्त की है, यह एक मिशन चला हुआ है भारत सरकार का, वो है उल्लास। कौन सा है, उल्लास एक मिशन है जिसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, उल्लास का उद्देश्य क्या है, इसके माध्यम से 15 साल या उससे अधिक के आयु के जो व्यक्ति हैं उनको शिक्षित करना उद्देश्य है उल्लास का। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ है उल्लास, 2022 से स्टार्ट हुआ है, 2027 तक चलने वाली एक केंद्र प्रायोजित साक्षरता योजना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित है। यह कार्यक्रम 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों को शिक्षित करने पर केंद्रित है। ठीक है साहब, क्लियर। इस उन्होंने कहा है कि त्रिपुरा की साक्षरता कितनी हो गई है, 95.6% है। ठीक है, तो जिन राज्यों की साक्षरता 95% हो जाएगी उन्हें पूर्णतः साक्षरता मान लिया जाएगा उल्लास मिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, और त्रिपुरा कितना हो गया है, 95.6 हो गया है। 1961 में अगर हम बात करें तो त्रिपुरा का साक्षरता कितना था, 20.24 था, जो हमें एक बहुत ही अच्छी वृद्धि के रूप में देखने को मिल रहा है। त्रिपुरा ने अब तक पूर्ण साक्षरता के लिए राष्ट्रीय बेंचमार्क हासिल कर लिया है। बेंचमार्क में क्या है, 15 और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों पर लागू होती है। बेंचमार्क क्या है कि जो त्रिपुरा है वहां पर लगभग नहीं 95% का अगर वो क्राइटेरिया पास कर लेते हैं, 95% वहां के लोग साक्षरता हो जाते हैं, तो उस राज्य को पूर्णतः साक्षरता घोषित कर दिया जाता है, पूर्णतः साक्षर राज्य के रूप में घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। अगर हम, जैसे मैंने बात की, उल्लास क्या है, उल्लास सिंपल सा क्या है कि 15 या उससे अधिक वर्ग के जो वयस्क होंगे उसमें क्या है, उनको शिक्षा प्रदान करना है, उनको शिक्षित करना उद्देश्य है उल्लास का। ठीक है, क्लियर। यह कब से प्रारंभ हुआ, 2022 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो बेसिक चीज पता चलेगी उल्लास क्या है। उल्लास एक मिशन है केंद्र सरकार का, जिसमें क्या किया जा रहा है, 15 से ऊपर 15 या उससे अधिक साल के, अधिक वर्ष के जो वयस्क होंगे
उन्हें शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है, साक्षरता वाला, राइट। और मिजोरम और गोवा भी क्या हो चुके हैं, पहले क्या बन चुके हैं, साक्षरता राज्य बन चुके हैं। तो फर्स्ट पे कौन है, मिजोरम, याद रखना, और सेकंड पे कौन है, गोवा, और अभी थर्ड पे कौन आ गया है, थर्ड पे आ गया त्रिपुरा। ठीक है साहब, क्लियर है ये पॉइंट, चलो क्लियर। चलो नेक्स्ट न्यूज पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, कि सार्वजनिक प्रणालियों में खराब डेटा गुणवत्ता को रिपोर्ट द्वारा एक दीर्घकालिक चुनौती के रूप में पहचाना गया है। ये सार्वजनिक प्रणाली में, ठीक है, जो पब्लिक सिस्टम है उसमें खराब डेटा क्या कर रहा है, खराब डेटा गुणवत्ता को एक दीर्घकालिक चुनौती के रूप में माना जा रहा है। यानी कि जो डेटा है वो खराब रहेगा तो क्या है, एक ज्यादा खतरनाक चैलेंज है हमारे सामने, क्योंकि जब हमें कोई डेटा मिलता है उसी डेटाबेस पर क्या होता है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, योजना बनाई जाती हैं और कोई नीति लागू की जाती है उसी आधार पर। लेकिन जब वो रिपोर्ट ही खराब है तो क्या होगा, एक खराब नीति, एक खराब परियोजना और एक खराब योजना बनेगी, जो क्या होगा, अंततः लोगों को फायदा नहीं पहुंचा पाएगी। ठीक है, तो वही क्या है, देखो रिपोर्ट के नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया इस रिपोर्ट को, जिसमें कहा गया, उन्होंने कहा कि डेटा बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता होती है। जो मैंने बताया वही कि डेटा बहुत जरूरी होता है कोई पॉलिसी, कोई नीति, कोई परियोजना बनाने के लिए और उसे लागू करने के लिए। ठीक है, रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, नीति निर्माताओं और संस्थाओं को बेहतर निर्णय लेने के लिए डेटा प्रणालियों को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने के लिए मार्गदर्शन करना है। जो रिपोर्ट नीति आयोग के सीईओ और अन्य अधिकारियों द्वारा रिलीज की गई है, उनका उद्देश्य क्या है कि नीति निर्माता और जो संस्थाएं हैं उनके निर्णय को प्रभावित करती है नीति। तो बेहतर निर्णय लेने के लिए क्या है, जो उनका डाटा है, जो क्या है रिपोर्ट्स आती हैं, उनको वैश्विक मानकों के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, उसके मार्गदर्शन के लिए एक रिपोर्ट जारी की है, वो देखनी है, राइट। चलो, तो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि सार्वजनिक प्रणालियों में खराब डेटा गुणवत्ता रिपोर्ट को द्वारा एक दीर्घकालिक चुनौती के रूप में पहचाना गया। इससे संबंधित रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई, किसके द्वारा इस पर जोर दिया गया, तो कौन है, नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो अन्य अधिकारी भी हैं लेकिन इनका नाम मुख्य रूप से लिया गया है। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे ने रथ यात्रा आप जानते हैं के लिए ECOR यात्रा ऐप लॉन्च किया। यानी कि इस यात्रा के लिए ECOR एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। उसका उद्देश्य क्या है, क्यों लॉन्च किया गया, रथ यात्रा उत्सव के दौरान पुरी की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए वास्तविक समय, विश्वसनीय और उपयोगकर्ता के अनुरूप रेलवे सेवाएं प्रदान करने के लिए ECOR यात्रा समर्पित करने का लॉन्च किया गया। ठीक है, ये उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे यहाँ जिस तरीके से होली दीपावली पर भारतीय सरकार क्या करती है, एक्स्ट्रा रेलवेज स्टार्ट करती है त्योहारों पर, उसी तरीके से इस रथ यात्रा उत्सव के दौरान ICOR ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो क्या करेगा, उसी तरीके की सेवाएं प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमने बात की वास्तविक समय पर विश्वसनीय और उपयोगिता को अनुकूल रेलवे सेवाएं प्रदान करना। जैसे कि हम समझ सकते हैं क्या, जैसे कि नियमित ट्रेन कहाँ पे है, ट्रेन शेड्यूल कैसा है, कब की ट्रेन कब है, कौन से स्टेशन से निकल रही है, कौन से प्लेटफॉर्म से निकलेगी, अभी कौन से स्टेशन पे है, इन सब के लिए। ठीक है, यानी लाइव ट्रेन स्टेटस क्या है। ठीक है, प्लेटफॉर्म अपडेट हो गया, कौन से ट्रेन से कौन से प्लेटफॉर्म से कौन सी ट्रेन जा रही है, टिकट काउंटर बुकिंग कहाँ पे है ना, उस पर संबंधित सहायता हो गई, टिकट काउंटर बुकिंग पर कोई सहायता हो गई। ठीक, या फिर आसपास का कोई आवास हो गया रहने के लिए, है ना। जब हम कहीं जाते हैं तो हमें एज ए टूरिस्ट हमें क्या होता है, आसपास के जो रेस्टोरेंट हो गए, होटल हो गए या फिर धर्मशालाएं हो गई, हमें रुकने के लिए क्या चाहिए, आवास चाहिए, रूम चाहिए होता है। ठीक, क्योंकि कोई पर्सन जब पुरी जाएगा, जगन्नाथपुरी जाएगा, रथ यात्रा में जाएगा, तो वो आसपास वहाँ रुकेगा भी, खाना भी खाएगा। ठीक है, तो इन सब की ओवरऑल क्या है, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में हम क्या देख रहे हैं, ICOR एप्लीकेशन को हम वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। ठीक है, वो सब जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, क्लियर। चलो, तो समझिए ना ICOR क्यों लॉन्च किया गया है, ICOR क्यों लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है, जगह पूरी यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए रियल टाइम या उनकी सहूलियत के लिए बहुत सारी चीजें क्या कराएगा, उपलब्ध कराएगा। ठीक है, जैसे कि हमने बात कर ली। ठीक है, अब आइए
नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है? अमित शाह ने वाराणसी में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की। तो क्वेश्चन सिंपल समझिए कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां पर हुई? तो कहां पर हुई? वाराणसी में। अध्यक्ष कौन थे? अमित शाह थे, क्योंकि क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्षेत्रीय जोनल काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं होम मिनिस्टर साहब, सेंट्रल होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री मध्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जो भी व्यक्ति होम मिनिस्टर बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मध्य क्षेत्रीय परिषद का चेयरमैन हो जाएगा। ठीक है, तो 25 क्षेत्रीय परिषद की बैठक उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। परिषद में 19 प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं, और यह एकमात्र ऐसी क्षेत्र परिषद है जिसमें सदस्य राज्यों के बीच कोई विवाद नहीं है। यानी कि मध्य क्षेत्र परिषद एकमात्र ऐसी परिषद है जहां पर कोई भी विवाद नहीं है। बाकी जो हमारी 5 इससे अलग और क्षेत्र परिषद हैं उनमें कोई ना कोई विवाद का विषय बना हुआ है। तो दोबारा सुन लीजिए, मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक हुई है। कहां पे हुई है? वाराणसी में हुई है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय मंत्री परिषद, सॉरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्लियर? तो भाई उत्तर प्रदेश की तरफ से कौन शामिल हुए थे इसमें? तो उत्तर प्रदेश की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया यानी सीएम आदित्यनाथ योगी। इसी तरीके से हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कौन शामिल हुए थे? उत्तराखंड में शामिल हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई जो सीएम है, सभी सीएम यहाँ पे क्या हुए हैं? शामिल हुए हैं। इसी तरीके से एमपी की हम बात करें, डॉक्टर मोहन यादव। तो इन चारों प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस मीटिंग के हिस्सा रहे थे। राइट। दूसरा, सेंट्रल जोनल यानी कि मध्य, इसकी जो पहली बैठक हुई थी, तो पहली बैठक हुई थी 1957 में। कब हुई थी पहली बैठक? पहली बैठक कब हुई थी साहब? पहली बैठक हुई है 1957 में। क्लियर है पॉइंट? यहां तक क्लियर है पॉइंट? क्लियर? अभी हमने बात की कि इससे अलग 5 क्षेत्रीय परिषद और थी। हमने बात की इससे अलग 5 क्षेत्रीय परिषद और थी। थोड़ा हम समझें कि क्षेत्रीय परिषद का कॉन्सेप्ट है क्या। तो भारत में क्षेत्रीय परिषद की पहली बैठक यानी पहला प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था 1956 में। ठीक है साहब, तो पहला प्रस्ताव 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत ही, ठीक है, जब प्रस्ताव लाया गया तो उसके बाद गठन हुआ। किसके माध्यम से हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार। ठीक, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद बनाई गई। यानी कि प्रारंभ में 5 क्षेत्रीय परिषद थी। कितनी थी? प्रारंभ में 5 थी, बाद में एक और एडअप हुई, जो 1971 में हुई थी। किसके लिए? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। किसके लिए? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, प्रारंभ में 5 और इनका गठन होता है राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर। किसके आधार पर? राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर। राज्य ठीक है साहब। दूसरा, फिर इसके बाद +1 किया गया पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। (1971) में। ठीक है साहब, ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया अपना? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो ओवरऑल हमने देखी कितनी हो गई, कितनी परिषद हो गई अपने पास? अपने पास हो गई टोटल 6 क्षेत्रीय परिषद कुल अपने पास हो गई। मेरे को ये बताइए क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य क्या है? क्यों इन्हें संविधान में 1956 के अधीन लाया गया? ठीक है, देखेंगे क्लॉज भी, और भी क्लॉज हम देखेंगे इनसे संबंधित। अब मुझे सिर्फ इतनी बात करनी है कि स्थापना का उद्देश्य क्या था। स्थापना का उद्देश्य क्या था इसका? तो भाई मेरे, इनका उद्देश्य था कि जो छोटी छोटी पार्टीज होती हैं उनका जो मुख्य एजेंडा होता है वो होता है क्षेत्रीय पहचान, क्षेत्रवाद, भाषावाद या फिर अलग होने की राजनीति। इस तरीके की राजनीति की जाती है छोटे दलों के द्वारा। तो ऐसी राजनीति के जो उद्देश्य होते हैं वो कहीं ना कहीं देश की एकता अखंडता को
कमजोर कर सकते हैं। इसलिए उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ऐसे एक मंच को बनाया गया जिससे बोला जाता है क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? तो भारत में कितनी परिषद है? 6। कौन कौन सी है? उत्तर क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है साहब, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। तो इसमें उत्तर के राज्य होंगे। कौन कौन से राज्य होंगे उत्तर के? बताइए, सिंपल। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा आ गया, हिमाचल प्रदेश, और साथ ही साथ बचा चंडीगढ़। ठीक है साहब, अब एक चीज समझने की बात है, जो समझने की बात है वो ये है, समझने की एक बात सिंपल सी है, देखो दोबारा समझ लीजिए। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़। एक चीज समझिए, उत्तराखंड, उत्तराखंड जो हिस्सा है वो उत्तर भारत का है, बट उत्तर भारत में होने के बाद भी इसे उत्तर क्षेत्रीय परिषद में नहीं रखा गया है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में इसे नहीं रखा गया है। उसका रीजन समझ सकते हैं आप? दूसरे भाई, मध्य हमने लिखवा दिया, मध्य क्षेत्रीय परिषद हमने लिखवा दिया। अब देखो, मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है, देखो कहाँ गया, मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है उत्तराखंड, जबकि उत्तराखंड वो टॉप मोस्ट ऊपर है। रीजन क्या है? रीजन तो कुछ नहीं है, आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि जो उत्तराखंड है पहले वह उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, और उत्तर प्रदेश मूलतः मध्य क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। ठीक है, तो जब ब्रेक हुआ तो उत्तराखंड को भी मध्य क्षेत्रीय परिषद में ही रखा गया। ठीक है साहब, अब हम लिखेंगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। क्या? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। अब जिसको ये लग रहा हो ना कि बहुत डीप हो रहा है, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा रहे हो, भाई मेरे क्षेत्रीय परिषद से क्वेश्चन आए हैं, मुझसे मत कहना फिर छूट जाएगा। तो ठीक है, तो कौन कौन सा आ गया पूर्वी में? पश्चिम बंगाल, बिहार, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट सिक्किम। ठीक है, पूर्व मध्य। ठीक, अब इसी तरीके से एक नेक्स्ट हमारा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। ठीक है, तो मेन गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड दमन दीव एंड नगर हवेली। अब ये एक यूटी है बाय द वे, ठीक, कोई भी अलग से नहीं समझेगा। ठीक, एक और लिखिए, क्योंकि 6 लिखनी है, हमें 5 लिखेंगे, मध्य वाला हम कवर कर चुके हैं। तो स्पेशल अब रह गया दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आ रहे हैं? दक्षिण के स्टेट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो भाई मेरे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में अगर बात करें, 5th पूर्वोत्तर राज्य की आप सबको पता ही है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। सिक्किम पूर्वोत्तर में भी आ रहा है और नागालैंड में भी आ रहा है, सॉरी इसमें भी आ रहा है, और ऊपर किस में आ रहा है? पूर्वी हम लिख चुके हैं, सॉरी हटा दो, पूर्वी हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो भाई ये पूर्वोत्तर है, पूर्वी नहीं पूर्वोत्तर है। ठीक, इसमें हम वो 7 सिस्टर्स को काउंट करेंगे, और इन सभी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इन सभी की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? भाई मेरे भारत के गृह मंत्री के द्वारा इन सब की अध्यक्षता की जाती है।
होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर? आई होप कि मज़ा आया होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं इनका क्या काम है। तो इनकी भाई जो इनका समझने चीज़ ये है कि इनसे संबंधित जो ये सिर्फ सलाहकारी परिषद होती हैं, इनकी सिफारिशें सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, परिषद है। ठीक है, छोटे छोटे समझ लो, समिति है, कमेटी समझ सकते हैं, कमेटी के रूप में, समिति के रूप में समझ सकते हैं। यानी कि इनके जो निर्णय होंगे वो सब क्या है, सिर्फ और सिर्फ सलाहकारी होते हैं, सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती हैं। सरकार के ऊपर इनका कोई भी डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बारे में जानेंगे। एशियाई अवसंरचना बैंक निवेश 2016 में स्थापित हुआ। कब हुआ जी? 2016 में स्थापित हुआ। यह बहुपक्षीय विकास बैंक है जो संधारणीय अवसंरचना के वित्त पोषण और भविष्य के लिए अवसंरचना को बढ़ावा देता है। यानी क्या है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, उससे संबंधित क्या करता है, फंड इनिशिएट करता है, वित्त पोषण करता है। ठीक है, AIB के 110 स्वीकृत देश हैं। कितने देशों की सदस्यता है? AIB की सदस्यता 110 देशों के पास है। इसकी जो पूंजी है, कुल पूंजी कितना है, 100 बिलियन का है। अमेरिकी डॉलर की बात हो रही है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसकी टोटल वित्त संपत्ति है। ठीक है, दूसरा प्रमुख क्या है, अंतरराष्ट्रीय एजेंसी AA क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है जो इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति को बताता है। अब देखो AA क्या है, ग्रेडेड एजेंसी होती है जो ग्रेड प्रोवाइड कराती है। ठीक है साहब, उसमें AA बहुत अच्छी रेटिंग होती है जो कि वित्तीय स्थिति के आधार पर दी जाती है। A+ भी होता है जो बेस्ट होता है। यहाँ पे क्या है, AA है। ठीक है, बैंक पूंजी जुटाने के लिए और अवसंरचना और उत्पाद जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर काम करता है जो संधारणीय आर्थिक विकास और क्षेत्रीय संपर्क का समर्थन करते हैं। बहुत सारे क्या है, निवेशकों के माध्यम से अपनी पूंजी ग्रहण करते हैं। थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है मुझे, कंफ्यूज हो गए तुम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा और क्लियर तरीके से समझें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक होता क्या है। तो पहली बात, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक वित्तीय संस्था है। ठीक है साहब, जिसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है। नाम में के लिए दिख रहा है अवसंरचना निवेश बैंक। ठीक है साहब, तो नाम में पता चल रहा है इसका उद्देश्य क्या है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसका निर्माण करना है। ठीक है, दूसरा जो AIIB है इसका प्रस्ताव किस देश के द्वारा लाया गया था, इसका प्रस्ताव लाया गया था चीन सरकार के द्वारा। राइट नाउ अभी हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हैं लू जी वे ई। क्या है, लू जी वी, लिख देता हूं, लू जी वे ई। ठीक है, लू जिवेई, ऐसे पढ़ो, लू जिवेई। इनके अभी के क्या है, इनको सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया। लू जिवेई क्या है, ये फर्स्ट चेयरमैन है, इसके प्रथम चेयरमैन है, मैंने गलत बोल दिया वो, आई एम सॉरी। तो प्रथम चेयरमैन है ये। ठीक है, कहाँ के हैं ये, ऑब्वियस सी बात है चीन रिकमेंड किया था, चीन के होंगे। ठीक, अभी संस्थापक सदस्य के बारे में बात करें तो 100 थे, अभी प्रेजेंट में इसके कितने सदस्य हैं, 100 नहीं 110 है। संस्थापक सदस्य की बात होगी तो 100 है, अभी प्रेजेंट में कितने हैं, 110 है। और भारत एक संस्थापक देश था। ठीक है, AIIB का जो भारत है, अगर भारत की बात करें, भारत एक संस्थापक देश था। तो भाई भारत एक संस्थापक देश था। ठीक है, तो हमने बात की, क्लियर, हम बात कर चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है। राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा कर सकता है, एनर्जी संबंधित हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, या फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, वही रोड वगैरह। ठीक है, तो इन सबसे संबंधित ये निवेश करता है। राइट, और हमने बात की, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जान लीजिए, इसमें वोटिंग जो है, जो शेयर्स हैं, सबसे ज़्यादा शेयर कितने हैं, सबसे ज़्यादा शेयर हैं चाइना के 26%, और उसके बाद भारत के हैं 7.5%, और फिर रूस का है 5.92, यानी कि लगभग 6%। ठीक है, तो 26% चाइना का है, लगभग 7.5% भारत का है, और लगभग 6% रूस का है। तो ये हो गया इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको न्यूज़ के साथ साथ पता चल गया। अब आइए नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है कि बजाज कंज्यूमर केयर ने नवीन पांडे को प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। बजाज कंज्यूमर केयर ने नवीन पांडे को 1 जुलाई 2025 से शुरू होने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। ये किसके लिए लेंगे, यह लेंगे जगदीप नंदी का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून 2025 को समाप्त होगा। ठीक है साहब, दोबारा सुन लीजिए,
बजाज कंज्यूमर केयर ने नवीन पांडे को निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और यह जगदीप नंदी का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून 2025 को समाप्त होगा। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। चलो, ये है सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़। ये न्यूज़ हम कवर कर चुके हैं भाई मेरे लास्ट टाइम, तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ में नई है नहीं, ये सब चीज़ हम कवर कर चुके हैं। हाल बस इन्फॉर्मेशन ये है कि कैप्टन सोम शुक्ला सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच चुके हैं। अपडेट ये है, बाकी सब ये चीज़ें आपको पहले बताई जा चुकी हैं लास्ट सेशन में, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये है लास्ट न्यूज़ हमारा, प्रोबेबली लास्ट न्यूज़ है। और न्यूज़ ये है कि खेल की न्यूज़ है, नीरज चोपड़ा ने 85.9 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 2025 जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने चेक गणराज्य ओस्ट्रावा में गोल्ड स्पाइक 2025 में सर्वश्रेष्ठ थ्रो के जैवलिन थ्रो का खिताब जीत लिया है। यानी कि सर्वश्रेष्ठ थ्रो के रूप में खिताब इन्होंने जीत लिया है, सर्वश्रेष्ठ जैवलिन थ्रो का खिताब इन्होंने जीता है। इन्होंने इसमें एंडरसन पीटर्स को हराया है। ये वही पीटर्स हैं जिन्होंने पेरिस डायमंड में गोल्ड लिया था और रिकॉर्ड ब्रेक किया था 91 के समथिंग का। ठीक है, जिसमें हमारे जो नीरज चोपड़ा जी हैं, इन भारत के रहने वाले, उन्होंने 90.23 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था। वहीं इन्होंने 91 पॉइंट कुछ का था। तो ये वही हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था पेरिस डायमंड में। वहाँ पर रजत मिला था, सिल्वर मिला था नीरज चोपड़ा को, और यहाँ पे गोल्ड मिला है इनको। ठीक है साहब। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नीरज अब 5 जून को एक प्रतियोगिता होने वाली है। कहाँ पे होने वाली है? बेंगलोर में, लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है। तो 5 जुलाई को बेंगलोर के श्री कंत्रावा स्टेडियम में एक भारत की पहली वैश्विक भाला फेंक प्रतियोगिता होगी, जिसमें नीरज चोपड़ा भाग लेने वाले हैं। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, और जब आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स समझ में भी आ रहा होगा, और कहीं आप MCQ लगा रहे होंगे, आई होप जरूर लगा रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स आ गए हैं। ठीक है, सो तो आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको रियली में मज़ा आ रहा होगा और एन्जॉय कर रहे होंगे पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है साहब, चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।